नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए। वैसे मेरी बातें ध्यान से सुनते हो क्योंकि बच्चे मुझे रेस्पॉन्स करके बता रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो है राजस्थान में ताम्रपत्र कहाँ कहाँ लगे गए। इसमें अपन लिंक करके कुछ चीज़ों को बार बार सुनेंगे और सुनने से वो चीज़ें आपके मेमोराइज हो जाएंगी लगभग। तो कोशिश ये करना, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। बिल्कुल आज इस वाले वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और हर चीज़ को थोड़ा ध्यान से सुनना। राजस्थान की बात कर रहे हैं, ताम्रपत्र की बात कर रहे हैं। ताम्रपत्र, तांबे पर लिखा हुआ अभिलेख या जो भी चीज़ें हैं वो। तो सबसे पहले बात करते हैं ताम्रपत्र की। क्या जानकारी इनसे हमें मिलती है? देखो, ताम्रपत्र लगवाया जाता है, शासक के द्वारा भी लगवाया जा सकता है, किसी सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी लगवाया जा सकता था। बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं आती थी, इसलिए ये एक लगवा लिया जाता था। अब ताम्रपत्र में खास बात क्या है? कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को कोई दान दे रहा है, अब दान में यूँ तो नहीं कि आधा किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दान दिए, वो ताम्रपत्र लगवा रहा है, तो जितना दान नहीं दिया उससे ज़्यादा तो कॉस्टिंग आ जाएगी। दान का मतलब बड़े स्तर पे गांव का दान, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास कोई ज़मीन है, उसने दान दे दी, इस ज़मीन पे आप मंदिर बना लो, इस ज़मीन पे विद्यालय बना सकते हो आप, या फिर आप इस ज़मीन की जो भूमि है वो पूरी कर मुक्त है। तो दान देने का काम जो होता था उसको लिखवाया जाता था, उसे ताम्रपत्र पर लिखते थे। अब दान किसको दिया जाता था? सामान्यतः ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। राजस्थान में ब्राह्मणों के अलावा अन्य लोगों को भी दान दिया जाता है। तो पहली बार जब दान दिया गया ये ब्राह्मणों को दिया गया, ठीक है। अगर इसे अपन थोड़ी देर के लिए भारत मान लेते हैं, एकदम वैसे एक्यूरेट उसमें मत जाना आप लोग, मोटा मोटा अपन देख लेते हैं। अगर ये भारत है तो भारत में यहाँ पर सातवाहन शासक होते थे। सातवाहन शासकों ने पहली बार वेतन के बदले, सैलरी ना दे करके पहली बार वेतन के बदले भूमि को देना शुरू किया। ये जो भूमि का अनुदान था इसका उल्लेख जब पहली बार किया गया है तो एक ताम्रपत्र पर किया गया। तो भूमि अनुदान का पहली बार वर्णन सातवाहन शासकों के समय आता है। आंध्र प्रदेश के थे ये शासक, और इस अनुदान में पहली बार ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की बात की गई है, ठीक है। अब राजस्थान की बात करते हैं और उससे पहले दो बातें और देखते हैं कि ये जो अनुदान दिया जाता था इसमें क्या क्या और कैसी कैसी बातें यहाँ पर होती थी, ठीक है। तो अनुदान में भूमि का अनुदान हो सकता है, करों का अनुदान हो सकता है कि भाई आपको ये कर नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक मुख्य बात होती थी, इससे हमें उस समय की मुद्रा यानी कि आर्थिक प्रचलन, आर्थिक तौर तरीकों की जानकारी मिल सकती है, धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी मिल सकती है, सामाजिक चीज़ों की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत राजनीतिक जानकारी भी मिल सकती है। तो अपन शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। जब बात आर्थिक है तो भूमि की नाप की भी जानकारी, नाप मतलब नापना, ऐसे जैसे अपन राजस्थान में बोलते हैं 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, तो भूमि की नाप की भी जानकारी मिल सकती है। एक जगह अपन पढ़ेंगे हल। हल का मतलब वो हल नहीं जो हल चलाया जाता है, हल का मतलब वो हल जो भूमि की नाप की बात होती है। तो अपन एक एक करके देखेंगे, सामान्यतः क्रम से देखेंगे कौन से ईयर में पहले, इसलिए आपको ये भी पता चल जाएगा कि पुराना कौन सा है, नया कौन सा है। उन चीज़ों को बार बार बोलने से ज़्यादा अच्छा है आप अपने हिसाब से कोशिश करके देखना। तो पहला ताम्रपत्र है अपना धुलेव का ताम्रपत्र, ठीक है। धुलेव जो स्थान है ठीक है, ये पड़ता है उदयपुर के ऋषभ देव के पास में। आप लोग देख लेना स्थान। वैसे स्थान सबका इतना ध्यान रखना जरूरी नहीं है, मोटा मोटा अपन को ध्यान रह जाए क्योंकि गाँव में दिए हैं, गाँव में होता है। तो गाँव में कौन कौन से गाँव हैं, कौन से जिले, उसको थोड़ा सा छोड़ के आप आगे बढ़ना। ऋषभ देव के पास में एक स्थान है, जिला अपना उदयपुर पड़ता है, वहाँ पर धुलेव है और इसका समय दिया है 679 ईस्वी सन, ठीक है। अगर आपसे कहीं विक्रम संवत पूछ लिया जाए कि इसका विक्रम संवत क्या होगा और आपको ईस्वी सन याद है, सीधा सा एक काम करना है +57 कर देना, बस विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। विक्रम संवत दिया हुआ है, ईस्वी सन पूछा है तो माइनस कर देना, 57 घटाना है, तो ये जोड़ घटा गुणा भाग आप लोग कर लोगे। इसमें एक बात लिखी है, इसमें कहा गया है कि किष्किंधा
अब किष्किंधा को ब्रैकेट में अपन कल्याणपुर के नाम से जानते हैं कि किष्किंधा में एक व्यक्ति था, वहाँ पर महाराज भेटी ने, एक व्यक्ति का और नाम मिला है कि उसके सच्चा धर्मार्थ, तो वो चीज़ छोड़ करके महाराज भेटी ने उब्बरक नामक एक गांव दान में दिया है। और किसको दिया है? एक ब्राह्मण को दिया है, और ब्राह्मण का नाम है भट्टी नाग। ठीक है, क्या बातें ध्यान रखनी है? किष्किंधा स्थान का नाम आया है, भेटी महाराज का नाम आया है कि भेटी नामक महाराज ने, उब्बरक गांव का नाम आया है, किस ब्राह्मण को दिया है? भट्टी नाग नामक ब्राह्मण को ये दान दिया है। ठीक है, अब देखो भेटी और भट्टी लगभग सेम नाम है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भेटी ने भेंट करा, भट्टी को भेंट कर दिया, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। बेटी ने भेंट करा, भट्टी को भेंट कर दिया। उब्बरक, ये आप देख लेना, अजीब सा नाम है, ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा। किष्किंधा, अगर कोई व्यक्ति ध्यान से थोड़ा सा रामायण को देखता हो या सुनता हो या कभी उसको लगा हो कि रामायण की जानकारी है, तो किष्किंधा कांड आता है रामायण में एक। ठीक है, 8 कांड है मुख्य वाले, उनमें से एक कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड। अब रामायण के किष्किंधा कांड का संदर्भ सुग्रीव से आता है। इसका वर्तमान में, रामायण वाले किष्किंधा का वर्तमान में जो सामने बिठाया जाता है वो कर्नाटक की भूमि से बिठाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। इसमें एक प्लस पॉइंट, एक खास बात और है। विशेष बात क्या है इसमें? इसमें एक संवत की बात की गई है। संवत होता है जब कोई नया साल चलाया जाता है। ठीक है भाई, आप लोग नौकरी लगे 2021 में, 2020 में तो जो नहीं लगे हैं उनका थोड़ा संभावना कम ही है। 2021 में और आप कहोगे आज से नया संवत शुरू होता है, मैं मेरी पीढ़ियों के सभी चीज़ों को बदलने वाला हूँ, तो आप अपने नाम से संवत शुरू कर दोगे। जैसे कोई भी संवत, अमित संवत, राजवीर संवत, जो भी संवत आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर एक संवत शुरू किया गया है, अश्वभुज संवत। ठीक है, वैसे भुज शब्द भुजंग नाग जैसा होता है, यहाँ भी नाग है, तो थोड़ा थोड़ा ये देख लेना। अश्व मतलब घोड़ा होता है, और इसमें लिखा हुआ 23वां वर्ष, कोई संवत शुरू हुआ होगा और उसमें बात की गई है कौन से वर्ष की? 23वें वर्ष की। अब देखो 23वां वर्ष है, और वैसे अपन ईस्वी सन से देखें तो 679 है। कहीं कहीं लिख देते हैं हर्ष का संवत है, पर हर्ष का संवत तो 606 ईस्वी में शुरू होता है, तो इसका हर्ष के संवत से थोड़ा आगे पीछे मैच नहीं बैठता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर हम हिजरी संवत की बात करें जो मुस्लिम संप्रदाय का होता है, वो 622 ईस्वी सन का होता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। इसमें संवत कौन सा बताया गया है? 23वां संवत। संवत के बारे में मैं 2 बातें आपको बता देती हूँ यहीं पर, छोटी सी बात। पहली बात संवत की क्या है? नंबर 1 कि जो शक संवत है, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का संवत है। इसमें आप लोग ध्यान रखना, ये ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे जाता है। ईस्वी सन से 78 वर्ष पीछे की तरफ जाता है। जब 78 साल हो गए थे तब पहला शक संवत शुरू हुआ था। क्लियर है? ठीक है। दूसरा, अगर हम विक्रम संवत की बात करें, ठीक है, विक्रम संवत जो हिंदू का राष्ट्रीय कैलेंडर होता है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे जाता है। कितने साल आगे जाता है? 57 साल। अब कहीं आपसे सवाल आ जाए शक संवत और विक्रम संवत में कुल कितना अंतर है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो, उसको जोड़ोगे तो लगभग 135 वर्ष का अंतर आपके सामने आ जाएगा। शक और विक्रम संवत का अंतर लगभग 135 वर्ष का आ जाता है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शक संवत, विक्रम संवत। एक और है लोधी संवत, ठीक है, वो 160 ईस्वी सन पे शुरू होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुलेव, ऋषभदेव 679, किष्किंधा, कल्याणपुर। वैसे किष्किंधा कांड है, बेटी नामक महाराज ने उब्बरक नामक गांव दिया, ब्राह्मण था भट्टीनाग, संवत है अश्वभुज और 23वां वर्ष बताया गया। संवत के बारे में लगभग बातें मैंने आपको बता दी। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा अच्छा आप नोट कर लेना, बाकी आपकी इच्छा है, करेंगे वही जो आपको पसंद है, पर होता वही है जो ईश्वर को पसंद है। ठीक है, अगला है मंथन देव का। मंथन देव का कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कहाँ है, कैसे है, क्या है, मेवाड़ का है, इतना ध्यान रख सकते हैं आप। 959 ईस्वी सन का है।
केवल इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है, सिर्फ एक बात, कि देवालय, देव प्लस आल्य यानी कि देवालय, देवालय के लिए एक भूमि जो है वो दान में प्रदान की गई है। मंदिर बनाने के लिए भूमि दान में दी गई। अपन आम भाषा में कई बार बात भी करते हैं मंदिर माफिक जमीन है, ठीक है, बिल्कुल वैसे मंदिर के लिए एक जमीन दान में दी गई। अगला है ब्रोंच गुजर, ब्रोंच गुजर ताम्रपत्र, ठीक है, ये 978 ईस्वी सन का है। अब इसमें अपन को एक बात ध्यान रखनी है, ब्रोंच गुजर में क्या ध्यान रखना है कि भारत का सप्त सैंधव से गंगा कावेरी नदी तक विस्तार किया गया है। किसके द्वारा किया गया? गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा, गुर्जरों के द्वारा किया गया, ठीक है। प्रतिहार नहीं आएगा इसमें, गुर्जर चालुक्यों के द्वारा आएगा, ठीक है, गुर्जर चालुक्यों के द्वारा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक व्यक्ति हुए हैं, उनका नाम है कनिंघम, और कनिंघम को, ये सवाल आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लगा के, भारतीय पुरातत्व विभाग, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है या सर्वेक्षण का जनक कहा जाता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसका जनक कनिंघम को कहा जाता है। कनिंघम ने एक बुक लिखी है, एक किताब लिखी है, भारत का भौगोलिक इतिहास, भारत का भौगोलिक इतिहास। आपको क्या ध्यान रखना है कि कनिंघम ने कहा है कि ये जो गुर्जर प्रतिहार हैं ये यूची कबीले से संबंधित है। यूची एक कबीला कनिष्क का कबीला था और गुर्जर प्रतिहारों का संबंध, गुर्जर चालुक्यों का संबंध यूची कबीले से किसने बताया? कनिंघम ने बताया। भाई ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, कनिंघम ने किस चीज़ को आधार बताया? ब्रोंच गुर्जर को। अब ब्रोंच गुर्जर कहीं हो सकता है बड़ोंच गुर्जर भी उसी से संबंधित है। बस आप सन थोड़ा ध्यान रख लेना, 978 ईस्वी सन भारत के सप्त सैंधव प्रदेश गंगा कावेरी से गुर्जरों का जो विस्तार हुआ है उसके लिए बात की गई है, ठीक है। तो पहला अपन ने धुलेव का देख लिया, दूसरा मंथन देव का देख लिया और तीसरा अपना हो गया ब्रोंच गुर्जर का। नेक्स्ट है वीर पुत्र का अभिलेख। ये अभिलेख जो है वीर पुत्र का, इसमें अपन को थोड़ा सा ध्यान से कुछ चीजें देखनी है। वीर पुत्र, वीर लोगों के जो पुत्र होते हैं वो वीर पुत्र, ठीक है, 1185 ईस्वी सन का है, ठीक है। ये दो है, मैं दोनों एक साथ लिख रही हूँ, यहाँ दूसरा भी लिख रही हूँ, वीर पुत्र का 1185 ईस्वी सन का, ठीक है। एक का कंपैरिजन थोड़ी देर बाद कर दूंगा, एक और है आहड़ वाला, उसमें भी लगभग थोड़ी थोड़ी यही बातें आती है। तो इसमें क्या कहा गया वीर पुत्र वाले में, पहले वाले में, कि एक स्थान है वागड़, ठीक है, वागड़ स्थान पर गुर्जर चालुक्य शासकों ने, इन्होंने गुर्जर चालुक्य शासकों ने गुहिल वंशीय, गुहिल वंशीय, गुहिल वंश मेवाड़ का वंश है, गुहिल वंशीय किसी विजयालय या अमृतपाल, विजयालय या अमृतपाल को यहाँ का सामंत नियुक्त किया है। ध्यान देना, वीरपुत्र 1185 ईस्वी सन का है, ये गुर्जर चालुक्यों का है। वागड़, वागड़ बोलते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को, उस क्षेत्र को गुजरात गुर्जर चालुक्यों ने गुहिल वंशीय विजयपाल या अमृतपाल किसी सामंत को, इनको सामंत बताए, को ये क्षेत्र प्रदान किया है, ठीक है। अब दूसरे में आते हैं। अब क्या हुआ, वीरपुत्र का 1185 ईस्वी सन का, इसमें लिखा है कि वागड़ के, सेम स्थान आ गया, कहाँ गया, वागड़ के अमृतपाल, वागड़ के अमृतपाल के सूर्य पर्व, सूर्य से संबंधित कोई पर्व होगा, उस पर्व पर
गुजरात के चालुक्यों ने भूमि का दान दिया है। भूमि का क्या दिया है? दान। ठीक है, गुजरात के चालुक्यों ने भूमि का दान दिया है। इस अभिलेख में गुजरात के शासक, इस अभिलेख में गुजरात के शासक भीमदेव से कुछ चीज़ें और हैं, पहले मैं आपको वो बता दूं। इस अभिलेख में एक शब्द प्रयोग हुआ है हल, वो भूमि के लिए प्रयोग हुआ है, भूमि की नाप के लिए। इसी अभिलेख में एक शब्द प्राप्त नायक, ये किसी विशिष्ट पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। एक शब्द और प्रयुक्त हुआ है अर्घट। अर्घट शब्द रहट के लिए प्रयुक्त हुआ है। रहट होता है पानी निकालने का एक यंत्र। और सामंत, ये शब्द या ठक्कर, ये शब्द भी इस अभिलेख में बताए गए, प्रयोग हुए। ठीक है, इसमें जो भीम प्रथम है उसके बारे में, भीमदेव शासक है, उसने ये अभिलेख यहाँ पर लिखवाया। भीमदेव प्रथम की बात हो रही है। ठीक है, वागड़ के अमृतपाल के सूर्य पर्व के समय भूमि दान की गई है भीमदेव के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? भीमदेव के द्वारा। कुछ शब्द हैं हल भूमि की नाप के लिए, नायक विशिष्ट पद के लिए, नायक शब्द विशिष्ट पद के लिए, अर्घट रहट के लिए, और सामंत और ठक्कुर शब्द ये इसमें प्रयोग किए गए। ये थोड़ा सेम है। इससे हम एक चीज़ जानते हैं, हमें क्या जानकारी मिलती है कि ये जो भारत है अपना, ये जो अपना भारत है, इस भारत में ये वाला क्षेत्र या राजस्थान के संदर्भ में हम बात कर लेते हैं। ये अपना राजस्थान, मोटा मोटा एक बार इसको राजस्थान मान लेते हैं, थीमेटिक मैप भी इसे बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र जो है ये गुर्जर प्रतिहारों का है। तो इन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप किया है वागड़ में, अमृतपाल को यहाँ से शासक बनाया है, और इन्होंने अमृतपाल के किसी सूर्य पर्व पर आकर अपना भूमि दान दिया है। ठीक है, और अमृतपाल का संबंध ठाकुर या ठक्कर से, मतलब अमृतपाल स्वतंत्र शासक नहीं है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इन्होंने बताया कि वो उसके अधीन काम करता है। ठीक है, 1185 ईस्वी सन का भीमदेव का है, अमृतपाल को जमीन दी गई है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। तीसरा अभिलेख भी इसी से जुड़ा हुआ है और उसका नाम है आहड़ का अभिलेख। ठीक है, अब आहड़ का अभिलेख सन है इसका 1206। आहड़ का ताम्रपत्र अभिलेख नहीं है, 1206 ईस्वी का ताम्रपत्र, ईस्वी सन का। इस अभिलेख, इस ताम्रपत्र में खास बात क्या, स्थान उस समय मैंने लिख ही दिया, स्थान आपको पता ही है, उदयपुर, आहड़। और आहड़ के बारे में एक शब्द और है, अल्हट पहला शासक था जिसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ पर गुजरात के शासक मूलराज से भीमदित्य तक, गुजरात के शासक मूलराज से भीमदित्य तक की वंशावली प्राप्त होती है। देखो फिर वही बात हो रही है, वहाँ के शासक हैं गुजरात के, आहड़ में आकर के लगा रहे हैं ताम्रपत्र, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो इस चीज़ को शो करना चाह रहे हैं कि ये क्षेत्र गुजरात के क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, मेदपाट, मेदपाट मेवाड़ को ही बोलते हैं, और उसका एक जिला है मंडल, मंडल जिले का नाम दिया है। ठीक है, उसका एक जिला है मंडल। यहाँ पर नौली गांव का नाम दिया है, नौली गांव का एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण है नौली गांव का, और बीहड़ उसके पिता का नाम है और पुत्र का नाम है रवि देव। रवि देव, इस रवि देव को भूमि का दान दिया है। किस चीज़ का दान दिया है? भूमि का दान। ठीक है, आहड़ तक गुर्जर चालुक्यों का थोड़ा सा यहाँ पर आकर के वर्चस्व है, मूलराज से लेकर भीमदित्य तक की वंशावली। ध्यान रखना, वंशावली जहाँ मिल जाती है वहाँ हमको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ता है। तो मूलराज से लेकर भीमदित्य तक की वंशावली मिलती है। मेदपाट मेवाड़ को कहा गया है, और मेवाड़ का जिला एक मंडल, उसमें नौली गांव के एक ब्राह्मण बीहड़ के बेटे रविदेव को भूमि का अनुदान प्रदान किया गया। ठीक है, तीनों एक दूसरे से जुड़ गए। वीरपुत्र 1185,
प्रथम वीरपुत्र 1185 सेकंड और आहड़ का 1206 ईस्वी सन का। ठीक है, अगला है खेरादा का ताम्रपत्र। खेरादा समय, अब ये समय शब्द क्या लिखूं मैं, सीधा सीधा लिख दूं 1437 ईस्वी सन का है। अगर मेवाड़ में देखें तो 1433 से लेके 1468 तक कुंभा का शासनकाल था। ठीक है, लेकिन 1437 में कुंभा ने 400 टंका होती थी करेंसी, ठीक है, मुद्रा, वो दान दिया है और शंभु नाम के एक व्यक्ति को ये दान दिया है। ठीक है, शंभु वैसे शिव को भी बोलता है शंभु। ठीक है, शंभु को 400 टंका दान दिया है। दूसरा, कुंभा यहाँ पर पश्चाताप, ऐसा कुछ किया नहीं है, फिर भी पश्चाताप की भावना को प्रकट करते हुए इस ताम्रपत्र को लगवाता है। एक तो हमें टंका पता चल गया, करेंसी चलती है, एक शंभू के बारे में पता चल गया, दूसरा हमें कुंभा के बारे में पता चलता है। ठीक है, जिस प्रकार मैं काले रंग की शाही से लिखा, ऐसे ताम्रपत्र पर पहले काले रंग की शाही से लिखा जाता है, फिर उसको यूं ठोक ठोक के लिख के यूं अंक बनाने, शब्द बनाने का काम एक दूसरा व्यक्ति करता है। ठीक है, तो ये हो गया ताम्रपत्र खेराता का। नेक्स्ट है अपना पारसोलिका ताम्रपत्र, 1437 ईस्वी का है पारसोलिका, 1437 ईस्वी का पारसोलिका। अगर आपको थोड़ा सा याद हो या अपन देख लेंगे कभी, तो इस समय यहाँ पर शासक थे मेवाड़ में रायमल। रायमल ने कुछ जमीन को दान दिया। अब जो जमीन रायमल ने दान दिए, उस जमीन के प्रकार बताएं, जमीन कितने प्रकार की होती है। अगर अपन पढ़े अकबर का शासनकाल तो पोलज, परती, चचर, बंजर, इस प्रकार की जमीन के प्रकार होते हैं। यहाँ पर इनके नाम है पीवल, जमीन का एक प्रकार है, गोरमो, ये भी जमीन का एक प्रकार होता है, और माल मगरा, ये भी एक जमीन का प्रकार होता है। ये थोड़ा सा आप देख लेना। रायमल मेवाड़ का शासक है। ऊदा को हटाकर जब शासक बनता है रायमल, 1509 ईस्वी तक शासक रहता है। जमीन के प्रकार इसमें पता चलते हैं इस ताम्रपत्र में, पीवल, गोरमो, माल और मगरा। मध्यकालीन भारत में जमीन के प्रकार अलग होते हैं। अगला है 1483 का चीकली का ताम्रपत्र। अभी नाम भी चीकली है। अपने घर में सामान्यतः छोटी बच्चियां जब ज़्यादा चिल्ला के बोलती है तो उसे चीकली भी कह देते हैं कई बार। चीकली का ताम्रपत्र, इसमें सिर्फ सिंपल सी एक ही बात पता चलती है, लाग और बाग। बिजोलिया का अपन आंदोलन पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि 84 प्रकार की लाग बाग का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें प्रकार तो नहीं बताए कितने हैं, पर आप केवल इतना ध्यान रख लेंगे कि लाग बाग की जानकारी हमें मिलती है। 1483 ईस्वी सन। देखो 1483 से एक फैक्ट मुझे याद आ रहा है, बता देती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो पूरा देखना। 1483 14 फरवरी तो आप लोगों को ऐसे याद है जैसे पता नहीं क्या आपका जन्मदिन ही हो विशेष। 14 फरवरी 1483 ईस्वी सन को बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्मदिन आता है। ठीक है, तो 1483 तो आप लोग याद रख लोगे, बाबर से जोड़ लोगे। बाबर को इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि तारीख थोड़ी सी अलग है। 14 फरवरी यहाँ पर 14 है, 83 आप ध्यान रख लेना। ठीक है, 14 फरवरी का ही दिन था जब अकबर का राज तिलक हुआ था। ठीक है, अकबर के राज तिलक की तारीख भी उस दिन फरवरी थी, सन आप अलग है। ठीक है, तो चीकली का ताम्रपत्र क्या बताता है, लाग बाग। ऐसे ध्यान रख लेना कि बाबर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि कितनी लाग और कितनी बाग मैं तुमसे वसूल करूंगा। बर्थ ऑफ डेट तो आपको याद हो जाएगी, बर्थ ऑफ ईयर 1483। ठीक है, एक और देखते हैं अंतिम आज के दिन का, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे हो और उसके क्वेश्चन आंसर आप हल करोगे। पुर का ताम्रपत्र, ये 1535 ईस्वी सन का है। अब इससे खास बात है 1535 से, एक्चुअल में जब चित्तौड़ में दूसरा साका होता है और दूसरे साके के समय महारानी कर्मावती, करमेती भी कहते हैं ना, हाडी रानी कर्मावती राखी भेजते हैं हुमायूं को, और जब उन्हें हेल्प नहीं मिलती और संभव हो जाता है कि अब जौहर ही उनके पास अंतिम विकल्प है, तो उस समय वो एक ताम्रपत्र लगवाती है और जो उन्होंने भूमि दान दी उसका वर्णन इसमें आता है।
तो हम दो चीज़ों के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, एक तो मेवाड़ का दूसरा साका, उसकी तिथि के बारे में जानकारी मिल जाती है कि मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ, 1545 में। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर भूमि दान दिया, उसकी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो पुर का ताम्रपत्र कर्मावती का है, मेवाड़ का है, 1535 का है। और इसका अगर शासक का समय आएगा, शासक अगर पूछेंगे तो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। ये आप थोड़ा सा महाराणा विक्रमादित्य ये आप ध्यान रखेंगे। आज की क्लास इतनी ही है, मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, स्किप मत करना, सारी चीज़ों को लिंक करके याद करना। और इस सेक्टर में से सवाल आते हैं, अगर आप इस चीज़ को ढंग से पढ़ लेते हो तो आप उन बच्चों से आगे निकल जाते हो जो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। 1 नंबर आपको मेरिट में भी ले आता है, 1 नंबर आपको फेल भी कर देता है। उम्मीद करते हो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। सुबह उठ के सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, रजिस्टर सिर के नीचे रखना है। जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर निकालेंगे, 5 मिनट इन चीज़ों की रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद अपने डेली के काम करेंगे। सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपना रोल नंबर उसमें अपन को मिलना चाहिए। थैंक यू।